दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि गौतम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट हो चुके हैं और चल रहे हैं, जिसमें कि एच ओ एस पोस्ट के लिए यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए PGT फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ये एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों 3-4 दिन के बाद फिर से आज 23 तारीख से फिर से TGT पोस्ट के लिए अभी इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो कि मॉर्निंग में एग्ज़ाम हो चुका है उसके आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, आज का जो ये एग्ज़ाम था वो था लेबोरेटरी अटेंडेंट का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। और आज का जो पेपर है वो काफ़ी, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले जो EMRS के एग्ज़ाम आ रहे थे और जैसा कि यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, एग्जैक्ट वैसा ही एग्ज़ाम लोगों के सामने, कैंडिडेट्स के सामने आया है और एक अच्छा खासा अटेम्प्ट कैंडिडेट्स का रहा है। लेकिन मैटर ये करता है कि जो एक्यूरेसी है वो कितनी रही। तो इसी एक्यूरेसी को एक कैंडिडेट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनके मार्क्स पता लग जाए, उसके लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको आंसर्स की दी गई है। हो सकता है 1 2 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैंने इस पेपर को 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड करूँगा। एक जो पहला पार्ट है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर में जो रिव्यू दे देता हूँ कि ये पेपर आ कैसा रहा है। पेपर, जैसा कि कैंडिडेट से बात की गई है, पेपर बहुत ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। जो रीजनिंग है वो बहुत इजी आ रही है। 1 2 क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह वाले जो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक SSC एस्पिरेंट हैं या किसी अनदर बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। और बात करूँ अगर मैं GS की, तो एज़ यूजुअल जैसे कि पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आई गई हैं, बहुत ईजी आई हैं। मान लो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन है, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन है, और सर्वे जो डिफरेंट सर्वे होते हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इनसे रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन है। ओवरऑल ईजी है, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट है वो इजीली 90+ जा रहा है। ठीक है, चलिए कैंडिडेट बिना किसी देरी के पेपर में देख लेते हैं कि कितने सेक्शंस आए। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं आज के इस लेबोरेटरी अटेंडेंट के पेपर में, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर था। इसमें 150 मिनट्स इस पेपर को करने के लिए दिए गए थे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं इसमें 120 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे दोस्तों 120 क्वेश्चंस थे, और 150 मिनट्स इस पेपर को करने के लिए टाइम ड्यूरेशन दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2.5 घंटे में हमें 120 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था, और कैंडिडेट आधा घंटा पहले इस पेपर को करके बैठ चुके थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बुकलेट के अंदर, ऑफलाइन मोड में ये पेपर हो रहा है। इस बुकलेट के अंदर 5 सेक्शन दिए गए थे, सॉरी बेसिकली 4 सेक्शन दिए गए थे। 4 सेक्शन कौन कौन से थे? पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तर्क क्षमता वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, सामान्य जागरूकता। 31 से 45 पार्ट 3 के 2 पार्ट थे, एक जनरल इंग्लिश और एक जनरल हिंदी, जिसमें 15-15 क्वेश्चन दिए गए थे। तो जो पहले 3 पार्ट थे उसमें 60 क्वेश्चन हैं, 15-15 हर एक क्वेश्चन से दिए गए। और जो पार्ट 4 है उसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, 61 to 120, जो कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी, यानी कि ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लेबोरेटरी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर, और अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर के अंदर है। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपने, अब जो मैंने बताया कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसके 2 पार्ट हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इनके आंसर्स देख लेते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन गलत, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हो गया हो, क्योंकि हो सकता है रीडिंग में गलत आ गया हो और आंसर गलत मार्क हो गया हो। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, और उम्मीद है आपको आंसर्स पता चल गए होंगे, आपने अपने पेपर में अच्छे आंसर्स दिए होंगे। लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर सबसे पहले पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, इसमें बताया गया था कि एक सज्जन की ओर संकेत करते हुए सोनिया ने कहा, उनकी इकलौती पुत्री मेरे पुत्र के पिता की बहन है। सज्जन सोनिया से कैसे संबंधित है? तो भाई जो सज्जन है वो सोनिया के हस्बैंड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हस्बैंड इसका आंसर होगा।
छह लड़के MNOPQR जो हैं वो एक वर्ताकार एक सर्कल फेसिंग दी सेंटर वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट का जो आंसर है इसमें पूछा था P और O के बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों जब हमने इस पजल्स को सोल्व किया तो P और O के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 5 गर्ल्स हैं, R, P, S, T एंड Q आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, किंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठी हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया और पूछा है कि बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सिटिंग अरेंजमेंट है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और बीच में जो है P बैठा हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया है कि एक लड़की है, एक गर्ल इज फेसिंग ईस्ट और वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है, टर्न करती है। देन उसके बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है। तो उससे पूछा था कि अब वो किस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वो गर्ल्स जो है वो नॉर्थ फेस यानी कि उत्तर डायरेक्शन की ओर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, एक एसिड, बेस और केमिकल। आपको पता है कि एसिड अलग होते हैं, बेस अलग होते हैं और दोनों ही किस में आते हैं, केमिकल में आते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एक कंपैरिजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें 6 स्टूडेंट्स दिए गए हैं क्लास 10th के ABCDEF और उनके डिफरेंट हाइट से उनके हाइट को कंपैरिजन करना था और बताना था कि सबसे जो टॉलेस्ट होगा वो कौन होगा। और हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं सबसे टॉलेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 E इज़ द टॉलेस्ट और ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नीचे जो दिया गया है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एज ऑफ F एंड E। दोस्तों ये एक एज का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में दिया गया है और उसमें कहा था कि F और E की एज का डिफरेंस बताना है। दोस्तों हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, E इज़ 10 ईयर्स यंगर देन T, यानी कि E जो है वो T से 10 साल छोटा है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कहा T इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन F, T जो है वो F से 5 साल ज़्यादा है। दोस्तों इन दोनों का यूज़ करके ही मैं T की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, फिर E और F का डिफरेंस इस तरह से निकलेगा। F और E का जो डिफरेंस आया वो 5 आया था। तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट के बिना अपने इस क्वेश्चन का जो F और A की ईज़ का डिफरेंस है वो नहीं कैलकुलेट कर सकता है। इसलिए राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जो कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। असर्शन में कहा गया है कि ऑर्गेनिक मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। दोस्तों जो जैविक पदार्थ होते हैं वो फसल के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को पता है कि जो इनकी फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। इसलिए जो कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्रॉप्स के लिए। बात सही है। ऑर्गेनिक मैटर लिबरेट्स द मिनरल इन द सॉइल। बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इसीलिए तो क्रॉप्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो करती है। इसलिए असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है उसका करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। A एंड R ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। यहाँ पे एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है कि E इज़ ग्रेटर देन F। दोस्तों अगर मैं E की बात करूँ, E G के इक्वल टू है, N से बड़ा है और I से बड़ा है, लेकिन I जो F से छोटा है तो E कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो कंक्लूजन 1 है वो गलत है और R हमेशा क्या होगा, I से बड़ा होगा, ये सही है। तो इसमें कौन सा कंक्लूजन 2 जो है वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि सम टेबल्स आर चेयर्स। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चेयर जो है वो टेबल्स हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। और नो चेयर इज़ अलमीरा, कोई भी अलमीरा जो है वो चेयर नहीं है। तो कंक्लूजन में अगर बात करें तो आप देख सकते सम टेबल्स आर अलमीराज। भाई जब चेयर और अलमीरा का कोई रिलेशन नहीं है तो टेबल और अलमीरा का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसलिए जो कंक्लूजन 1 है वो रॉन्ग है। नो टेबल इज़ अलमीरा, ये बात सही है। कोई भी टेबल जो वो अलमीरा नहीं है, ये बात एकदम सही है। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज नहीं। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ठीक है, ये बड़ी सा बहुत इजी सा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर बहुत आसानी से निकल गया था।
और पी का रिलेशन पूछा था क्यू से, तो पी और क्यू जो है वो आपस में सिस्टर है, और यहाँ पे हमने इस चीज़ को सॉल्व कर रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, एक मिसिंग नंबर का प्रॉब्लम है, अल्फ़ाबेट्स नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर का प्रॉब्लम है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एम में एन स्किप किया ओ आया, पी स्किप किया क्यू आया, आर स्किप किया एस आया, तो एस किस ऑप्शन में, इसमें और इसमें है। अब हम इन दो को ही चेक करेंगे। फोर में कितना ऐड करूँ कि 6 आ जाए, 4 में 2 ऐड किया, फिर 6 में 2 ऐड किया 8 आया, 8 में 2 ऐड किया 10 आया, 10 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन में। लास्ट वाला चेक करेंगे, 3 में 4 ऐड किया 7 आया, 7 में 6 ऐड किया 13 आया, 13 में 8 ऐड किया, नेक्स्ट आएगा 21 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक क्या है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। डायरेक्शन की प्रॉब्लम में हमसे पूछा था लास्ट में कि जो इसमें है, समीर जो है वो पूर्व की ओर ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चलता है, फिर वह अपने राइट में मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वो आफ्टर ही टर्न्स राइट, फिर एक बार वो राइट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जाता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब अगर वेस्ट में जा रहा था तो ईस्ट में जाएगा और 5 मीटर चलता है और रुक जाता है। उसके बाद मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी थी, तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो गया वो हो गया ईस्ट, ऑप्शन 3। यहाँ पे दोस्तों एक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। वेन डायग्राम में बताया गया है कि जो ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो ट्राइंगल है वो मेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल जो है वो एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल है वो एम्प्लॉयड लोगों को, और जो स्क्वायर है वो मैरिड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमें वो लोगों को बताने हैं जो शिक्षित हैं, कार्यरत हैं, लेकिन विवाहित नहीं हैं, मतलब एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड है बट नॉट मैरिड। तो दोस्तों ऐसे 5 ही लोग थे जो क्या हैं, मैन हैं, एजुकेटेड हैं और एम्प्लॉयड हैं, लेकिन मैरिड नहीं है। तो चलिए इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 4, 5। इसके अंदर बताया गया है कि एक मिसिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। ये टोटल जो थे वो 16 कैरेक्टर्स थे। हमने इसको 8-8 में 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, फिर उसको 4-4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, और जब हमने देखा तो कुछ इस तरह से CBCA बन रहा था। तो हमारा ये सीक्वेंस आया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट भाग जो हमारा भाग 2 है वो है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस पोर्शन के अंदर भी बहुत आसान से सवाल पूछे गए हैं, है ना, जो जैसा कि पिछले ही हमारे इसके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस सेक्शन के आंसर्स भी हम देख लेते हैं। विच फिल्म वन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट द 95th अकेडमी अवार्ड। तो दोस्तों जो 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया था उसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था द एलिमेंट विस्परर्स को। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैग्नेट एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द अनदर मैग्नेट। दोस्तों जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कि किस ईंधन की कैलोरीफिक मान जो है वो सर्वाधिक होता है। दोस्तों सबको पता है कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों यहाँ पे कुछ देश और उनकी जो है वो करेंसी यानी कि मुद्राएं दी गई थी, तो हमें ये बताना था कि कौन सा युग्म सही है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ भूटान की, तो नुगुल्ट्रम जो है उसकी करेंसी है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑस्ट्रिया की यूरो है और घाना की सेडी है। अर्जेंटीना की एक्चुअली रियाल नहीं होती है, अर्जेंटीना की अर्जेंटीनियन रुपी होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ए बी सी ऑल आर 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा गया था कि एज पर दी WHO जो डॉक्टर पेशेंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। WHO ने के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है एज पर दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इंडिया में बात करूं कि कितने पेशेंट पे एक डॉक्टर है, तो दोस्तों ये रेशियो है 1:1800। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, उसमें पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है, यानी कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और दोस्तों इससे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये यूपी के अंदर है।
ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। रानीपुर टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसदीय सदस्य के अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जनरली मानते हैं कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, लेकिन नहीं। अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन पे बात करनी होती है तो उस केस में जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट उत्तर है। अगले क्वेश्चन नंबर 23, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इन इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी। ये पूछा गया था कि इंडिया के स्कूलों में कौन सी फैसिलिटी सबसे ज़्यादा दी गई है पिछले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2022-23 के अनुसार। तो दोस्तों गर्ल्स टॉयलेट सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्या बनाए गए थे? गर्ल्स टॉयलेट सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो दूसरी फैसिलिटी सबसे ज़्यादा आई वो है कंप्यूटर लैब्स का सेटअप किया गया। अगले क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था कि निम्न में से किस ग्रह के, किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं, चंद्रमा सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो दोस्तों ये पता है कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा मून्स हैं वो सैटर्न के हैं और लगभग कितने हैं 146। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो जुपिटर आता है। जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स हैं 95 मून्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मून्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, जो कि है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन सिटीजन्स को कौन कौन सी गारंटी देता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेनर लोगों को और इंडियन सिटीजन्स को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है, तो 21 से 35 तक हैं जो इनको राइट्स दिए जाते हैं। तो इसमें से मुझे करेक्ट आंसर चूज़ करना था। तो दोस्तों ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बात है। फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को ही बोलने और आज़ादी स्वतंत्रता से बात करने, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें बोलने का अधिकार होता है और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। दूसरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। राइट टू असेंबल भी होता है, जो कि ये जो बी है वो हमारा आर्टिकल 21 आता है और ये जो है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि पीसफुली असेंबल और विदाउट आर्म्स होने का भी अधिकार होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसमें या तो देख लेना क्या ए एंड सी, ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं 26 की, उसमें पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स वाटर टू फिट फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब इंसानों के यूज़ के लिए जो स्वच्छ पानी है अर्थ के ऊपर वो कितना कितना भूजल है। दोस्तों 1% से भी कम है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है प्योर वाटर, तो लेस देन 1%, और लोगों ने इसका गलत किया होगा, ओनली 2.7% भी किया होगा। तो इसका राइट आंसर है लेस देन 1%। अगले क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या की संरचना में किस आयु समूह को शामिल किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और फिर 14 से 18, यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जो है वो स्कूली शिक्षा में, करिकुलम में, पेडागोजियल करिकुलम स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 3 to 18 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन ऑल गोल्ड मेडल्स इन द। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में, और यहाँ पर 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, है ना, एक कंट्री और थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन जीता था, तो दोस्तों सारे के सारे जो गोल्ड मेडल जीता था वो इंडिया जीता था। कितने गोल्ड जीता था? 16 गोल्ड जीता था इंडिया इसमें। ठीक है ना, और मालदीव, ये 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 इंडिया, 16 गोल्ड के साथ आगे था। 29 में बात करूँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। दोस्तों एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो एक फेमस पुस्तक थी जो ब्रिटिश के रूल के ऊपर लिखी गई, अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखी गई थी, ये थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें पूछा गया था कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति NSER के अकॉर्डिंग 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन की कक्षाएं लेने वाले कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों की सबसे अधिक संख्या किस राज्यों में पाई जाती है? तो दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैसे देकर ट्यूशन लेते हैं। ठीक है, कितने? 73.9%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार आता है 71.5%। वैसे तो ये सारे ही हैं, गुजरात आता है, गुजरात भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है, हाईएस्ट पूछा है तो वेस्ट बंगाल। दोस्तों अगले पार्ट की ओर मूव करते हैं, जनरल इंग्लिश, जिसमें कि एक अनसीन पैसेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 यानी कि 5 क्वेश्चन जो थे वो इस अनसीन पैसेज के ऊपर क्या थे? बेस्ड थे, इस अनसीन पैसेज के ऊपर थे और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत ईजी सा ये पैसेज था। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, ए और बी। तो बी जो है वो एक ओपिनियन है और ए जो एक फैक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूँ, वंस ही हैड टू ट्रैवल टू द टाउन में आने के लिए उसे एक बार किसी से लिफ्ट लेके आना पड़ा था, बिकॉज उसके घोड़े का जो है, हॉर्स का एक्सीडेंट हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, गेटिंग अ लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 में बात करूँ तो ही जनरली स्लेप्ट इन, कि वो कहाँ सोता था? तो वो जो टेंटेड अकोमोडेशन उसको मिली हुई थी, एक टेंट लगा हुआ मिला हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँ, नैरेटर वॉज वर्किंग इन द रेलवेज एज इंजीनियर, एक इंजीनियर की तरह। इसको पढ़ के पता लगना चाहिए कि वो किसकी तरह काम करता था, तो वो एक इंजीनियर की तरह काम करता था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वेंच्योर अक्रॉस एन ऑस्ट्रिच फार्म। एवेंच्योर का मतलब यहाँ पे बताना था कि कौन अंडरलाइन वर्ड की जगह किससे रिप्लेस किया जा सकता है, तो मूव के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 36 से 40। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। राम इज डैश सेम बॉय दैट आई लाइक मोस्ट, तो राम इज द आएगा क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को वो दिखा रहा है। राम इज द सेम बॉय, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राम अलोंग विद श्याम। दोस्तों ये एक सिंगुलर है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। श्याम के साथ राम भी, तो राम अलोंग विद श्याम इज एक्सपेक्टेड टू कम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इज आएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, द न्यू फोन डैश द कॉम्पिटिशन। दोस्तों ये अगले जो 2 क्वेश्चन है 38 एंड 39, इनके एग्जैक्ट आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, देख लेना। तो द न्यू फोन ब्लॉज ओवर द कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, न्यू फोन जो है वो मार्केट में कंपटीशन में सबसे ऊपर है, इसलिए मैंने ब्लॉज ओवर द ये किया है। बाकी देख लेना इसका आंसर क्या है, ब्लॉज ओवर द कंपटीशन। ठीक है, आई डैश द प्लेग्राउंड टू रीच द रिवर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे कट थ्रू किया है, ये कट इनटू भी हो सकता है, कट इनटू द प्लेग्राउंड टू रीच द रिवर बैंक। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 और 39 का ऑप्शन नंबर 4, ये एक बार देख लीजिएगा कौन से सही हैं, बाकी मेरे हिसाब से ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 के अगर आंसर की मैं बात करूं तो सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और ये पास्ट है क्योंकि बाद वाली चीज़ से पता लगा कि ये पास्ट टेंस है, तो सी वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, द लॉ विल पनिश यू हु सो ओवर इज गिल्टी। दोस्तों यहाँ पे बताना था कि कौन से वर्ड के साथ इसे रिप्लेस किया जा सकता है जो सिमिलर मीनिंग में हो। दोस्तों गिल्टी को कल्पेबल से रिप्लेस किया जा सकता है। अशेम्ड, गिल्टी होता है, अशेम्ड होता है, ठीक है ना, तो कल्पेबल से इसे रिप्लेस किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, एक दिया था पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दिया था, आई रोट ए लेटर। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका क्या बनाना था, पैसिव बनाना था, तो इसका क्या आएगा, अ लेटर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये गलत आंसर मार्क कर रखा है, ये गलत आंसर मार्क किया है, इसका जो राइट आंसर है वो है अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। ठीक है, ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। 43 में बात करें, ही हैड हिंटेड दैट ही वांटेड मनी। दोस्तों वांट्स नहीं आना था, वांटेड आना था, तो जो एरर है वो किस में है, डी में है, और पता कैसे चला पास्ट होगा, ही हैड है तो पास्ट परफेक्ट, और लास्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट आना था, इसलिए ही वांटेड आना था, वांट्स कर रखा है, तो डी में एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हिज व्यूज डू नॉट अकॉर्ड विद द माइन। ठीक है दोस्तों, अकॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसनीय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा क्लैश, अपोजिट वर्ड बताना था कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होगा क्लैश। हिज व्यूज डू नॉट क्लैश विद माइन।
लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों यहाँ पे जम्बलिंग वर्ड्स दिए गए थे, इनको मिला के एक सेंटेंस बनाना था। तो आप सभी को पता है कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ देखा तो वी एक सब्जेक्ट है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो CBDA ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 45 का ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों पार्ट 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। इस पे मूव करते हैं और देखते हैं। इसमें भी एक अनसीन पैसेज दिया गया था जो कि भारत और विदेशों की संस्कृतियों के ऊपर था। दोस्तों इसमें पूछा गया था भारतीय संस्कृति में समाविष्ट नहीं हुआ ऑप्शन 1 अराजकता, ये कभी समाविष्ट नहीं हुआ। आचार व्यवहार उत्तम विचार सद्गुण, ये सब भारतीय संस्कृति में समाविष्ट हुए हैं, लेकिन अराजकता कभी भी समाविष्ट नहीं हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है ऑप्शन 1। भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में आत्मसात कर लिया है। 47 का किसको कर लिया है, विदेशी जातियों को उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो सद्गुणों का निष्कासन, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। कलजयी होना है, समाविष्ट करना है, आत्मसात करना है, लेकिन सद्गुणों को कभी भी निष्कासित नहीं करना, ये भारत की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। विदेशी विचार भी है, विदेशी जातियाँ भी हैं, विदेशी संस्कृतियों की बुराइयाँ अंग हैं, ये सब नहीं है, बल्कि कौन सा है, ऑप्शन 1 विदेशी संस्कृतियों के सबके अच्छे गुण हैं, ये भारतीय संस्कृति की अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भारत में विदेशी जातियों के आगमन से क्या हुआ, भारत संस्कृति ने सभी को आत्मसात कर लिया। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में बात करें, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, लड़कियां गीत गा रही थी। अशुद्ध वाक्य दोस्तों, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, ये सही है। लड़कियां गीत गा रही थी, ये भी सही है। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी सही है। 4 आदमी के लिए खाना बना है, 4 आदमी नहीं होगा, 4 आदमियों के लिए खाना बना है, ये शुद्ध होगा। तो अशुद्ध कौन सा हुआ, ऑप्शन 4 जो हुआ वो अशुद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। दोस्तों पहले वाला अगर शब्द मैं देखूं उज्ज्वल, तो ये सीधा सीधा उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल होता है, आधा जय होता है। इसमें आधा जय पूरा जय बना है, इसलिए ये भी रोंग है, ये भी गलत है। उज्ज्वल इसमें आधा जय बना है और वह बना है, ये भी गलत है, ये सही है। इसमें 2 आधा जय और वह लय बना है, तो उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 3। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों स्त्री शब्द के पर्यायवाची जो होते हैं, महिला होता है, कामनी होता है, नारी होता है, कांता होता है, लेकिन क्या नहीं होता, दारा नहीं होता। दारा किसका होता है, पत्नी शब्द का होता है। ठीक है दोस्तों, पत्नी शब्द का पर्यायवाची होता है, इसलिए दारा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो 53 का आंसर हुआ दारा। क्वेश्चन नंबर 54 में, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण शब्द नहीं है। दोस्तों सतगुण को हम सत जमा गुण लिखेंगे, दिग्गज को हम दिक जमा गज लिखेंगे, दिगंबर को दिक जमा अंबर लिखेंगे। तो इनमें जो है व्यंजन संधि है, लेकिन जो स्वागत है सु जमा आगत लिखेंगे। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, सॉरी स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि है इसके अंदर, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसलिए 54 का आंसर जो हुआ वो ऑप्शन 4 स्वागत हुआ। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले के लिए एक शब्द, दोस्तों अवसर के अनुकूल जो बदल जाए वो अवसरवादी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, आमरण में समास है, कौन सा आमरण, मतलब मृत्यु पर्यंत तक या मरने तक, मृत्यु तक, तो अव्ययीभाव समास है। इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 57, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों हम देख सकते हैं चा 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 बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें हम जैसा देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ। दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ मतलब जो तुम कर सकते हो। जब तुम्हें किसी और का कोई काम पसंद नहीं आता, मतलब सिर्फ अपना ही काम पसंद होता है, उसे कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा, किसी अन्य का किया गया काम पसंद नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द बताना था। दोस्तों
स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, तो निंदा का अपोजिट हुआ स्तुति यानी कि प्रशंसा। पाप का उल्टा हुआ पुण्य। और अगर मैं तीव्र की बात करूँ तो मंद। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो गलत है, वो ये, क्योंकि ताप और संताप ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 जो हुआ वो सही हुआ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, लैब अटेंडेंट के आज के मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जो 23 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में जो लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहले चार पार्ट 3 पार्ट का जो लास्ट अंतिम 60 क्वेश्चन है वो है हथियार डालना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। दोस्तों हथियार डालने का मतलब होता है पराजय को स्वीकार कर लेना, हार मान लेना, ये है। पराजित कर देना नहीं, हार जाना नहीं, परास्त हो जाना नहीं, हार मान लेना है खुद से जब हथियार गिरा दें। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। कौन सा? पराजय स्वीकार कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये थे 60 क्वेश्चन आज के लैब अटेंडेंट के पेपर में आने वाले। ठीक है, ये थी इनकी आंसर की। दोस्तों ये एग्जैक्ट आंसर है। 1 2 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अगर उनका लगे तो माइंड मत करना। ठीक है, आप भी चेक करो और हमें बताओ उनके आंसर क्या होंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आपके सामने करेक्ट आंसर्स को प्रस्तुत किया जा सके, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे पिछले EMRS के वीडियो पे खूब प्यार दिखाया, इसी तरह से हमें इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार दें, बहुत शेयर करें, सभी कैंडिडेट की हेल्प होगी। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप और कौन कौन से एग्ज़ाम की वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। हम ज़रूर जितना मैक्सिमम होगा आप लोगों के लिए कवर करेंगे। तो दोस्तों ये था एग्जैक्ट आंसर की। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत ईजी था, ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। ये था 2023 का लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम। तो ये थी आंसर की पहले 60 क्वेश्चंस की। और दोस्तों रात तक आपको अगले 60 क्वेश्चंस की आंसर की भी मिल जाएगी। थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना, तो बने रहें चैनल के साथ। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक पहुँचा दो और आंसर चेक कर लो। ठीक है दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और जो 1 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनके आंसर्स भी हमें बताएं ताकि हम भी करेक्ट हो सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन में इतनी जल्दी पेपर के बाद हम सारे आंसर्स नहीं निकाल सकते, है ना। और जितना हो पाया फटाफट आप लोगों के लिए किया। एक और वीडियो आएगा रात तक, हम वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे जो हमारे साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स निकाल के। ठीक है दोस्तों, बने रहें इसी तरह से हमारे चैनल पर। अपना प्यार बनाए रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें, स्वस्थ बने रहें और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।